नमस्कार मित्रों, मैं हूं दीपेंद्र सिंह राठौड़ और कृष्णा एकेडमी अजमेर की तरफ से आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, हम बायोलॉजी पढ़ रहे थे और बायोलॉजी में हमने कंकाल तंत्र वाला टॉपिक स्टार्ट किया था। आप सभी से निवेदन है मेरा, अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं, 3 पार्ट अपने हो चुके हैं कंकाल तंत्र के, तीनों आपको देखने हैं और तभी आप सीख पाओगे। तीनों पार्ट्स के अंदर मैंने आपको कंकाल तंत्र के प्रकार और 206 हड्डियों का विभाजन, अक्षीय कंकाल तंत्र और उपांगीय कंकाल तंत्र पूरा का पूरा करा दिया है। ठीक है ना फ्रेंड्स। अब आज अपन अस्थियों से संबंधित कुछ और इम्पोर्टेंट बातें करेंगे और फिर उपास्थियों के बारे में पढ़ेंगे और आपके पास उसके बाद में अपन जॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो अब सभी लोग जुड़े रहिएगा और अब अपन आगे पढ़ते हैं। देखिए, नया टॉपिक ये हमारा कंकाल तंत्र का पार्ट 4 है। 3 वीडियो पहले आ चुकी है, तो अगर आप में से किसी ने भी वो नहीं देखी है तो आप पहले वो देखिएगा, उसी के बाद आपको समझ में आएगी। चलिए, तो पार्ट 4 है और आज हम अस्थियों से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे जिनके बारे में हमें चर्चा करनी है। अब देखिएगा आप सभी कि अस्थियों से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है। सबसे पहला पॉइंट ध्यान से सुनिएगा। पहला पॉइंट आपसे पूछ ले कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हड्डी कौन सी है। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट छोड़ो, सबसे पहले आपसे पूछ ले सबसे लॉन्गेस्ट, सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। तो लॉन्गेस्ट हड्डी यानी सबसे लंबी अस्थि, ये अस्थियों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं और सबसे पहला पढ़ रहे हैं सबसे लंबी अस्थि, सबसे लॉन्गेस्ट बोन कौन सी है। तो आपका आंसर होगा फीमर जो है वो सबसे लंबी हड्डी है। जांघ की अस्थि होती है 44 से लेके 46 सेंटीमीटर से लेके 48 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। मनुष्य की हाइट का 1/4 भाग, ये मैं पिछली वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ। जांघ की अस्थि होती है ये फीमर, ठीक है ना, जांघ के अंदर होती है। ये ध्यान रखना आपको, ये आप ध्यान रखना किसके अंदर पाई जाती है, जांघ में पाई जाती है। अब देखिए दूसरा आपके पास आपसे पूछ ले सबसे छोटी अस्थि कौन सी है, सबसे छोटी अस्थि कौन सी है। तो सबसे छोटी अस्थि अगर आपसे पूछ ले तो वो है कर्ण की अस्थि और उसका नाम क्या है, स्टेपिज। तो स्टेपिज उसका नाम है, कर्ण के अंदर पाई जाती है, ये हमें ध्यान रखना है। चलिए, तो स्टेपिज सबसे छोटी हड्डी होती है, साइज मैंने आपको बताई थी 3 मिलीमीटर के पास होती है ऑलमोस्ट, सबसे छोटी हड्डी। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछ ले सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हड्डी यानी सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है, सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है। तो सबसे मजबूत हड्डी, सबसे मजबूत अस्थि कौन सी होती है। तो ये ध्यान रखना निचले जबड़े की जो मैंडिएबल हड्डी होती है, निचले जबड़े की मैंडिएबल, ठीक है ना, मैक्सिएबल ऊपर नीचे वाली मैंडिएबल। तो मैंडिएबल जो हड्डी होती है वो सबसे मजबूत हड्डी होती है हमारे पूरे शरीर की, ठीक है ना। अब ऐसे क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स आ जाते हैं और हमें पता भी नहीं लगता, तो हमें ध्यान रखना है सबसे मजबूत हड्डी है मैंडिएबल। अच्छा, उसके बाद में चौथा आपसे पूछ ले कि सबसे मजबूत सेकंड नंबर की हड्डी, सेकंड हड्डी कौन है, सेकंड नंबर पे कौन है सबसे मजबूत हड्डी में। तो सेकंड नंबर पे है आपके पास जो आपकी फीमर होती है, वो सबसे मजबूत में सेकंड नंबर पे आती है। उसके बाद में 5वें नंबर पे आपसे पूछ ले सबसे पतली हड्डी कौन सी होती है, सबसे थिनेस्ट पतली हड्डी कौन सी होती है। तो घुटने, अपने पैर के निचले भाग के अंदर 2 हड्डियां दोस्तों पाई जाती है, एक तो टीबिया होती है और एक होती है फैबुला। तो जो फैबुला हड्डी होती है वो सबसे पतली हड्डी आपके पास होती है। तो फैबुला इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगली आपसे पूछ ले सबसे, अब पतली हड्डी तो फैबुला हो गई, उसके बाद में आपसे पूछ ले कि सबसे, मतलब सबसे तो नहीं, अब तो हो गया काम पूरा सबसे का, तो आपसे पूछ ले मूवेबल बोन यानी मूवेबल बोन्स। मूवेबल बोन्स का मतलब क्या है, प्रचलन करने वाली हड्डियां, प्रचलन करने वाली, प्रचलन मतलब जो आसानी से गति कर सके, गति करने वाली हड्डियां, प्रचलन करने वाली जो घूम सके अपने, ठीक है ना, वो कौन सी होती है। एक तो होती है आपके पास मैंडिएबल जो निचले जबड़े की होती है, ये मैंने पहले ही बताया था आपको। ये मैंडिएबल कहाँ की होती है, निचले जबड़े की, निचले जबड़े की हड्डी होती है ये।
मैंडिएबल, ठीक है ना, ये हमें ध्यान रखना है। फैबुला होती है आपके पास पैर के निचले भाग की, ये हमें ध्यान रखना है, निचले भाग की, तो फैबुला होती है। मैंडिएबल निचले जबड़े की हड्डी होती है जो आराम से मूव कर सकती है, और आपके पास घुटने के अंदर जो पटेला होती है, पटेला घूम सकती है ना आपके पास, आसानी से मूव कर सकती है, तो पटेला भी आपके पास जो होती है वो घुमावदार होती है, गति करने वाली हड्डी होती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे लंबी अस्थि फीमर जो 1/4 हाइट होती है लगभग किसी भी इंसान की, सबसे छोटी स्टेपिच कर्ण की, सबसे मजबूत मैंडिएबल निचले जबड़े की, सबसे मजबूत सेकंड नंबर में फीमर, सबसे पतली फैबुला पैर के निचले भाग की, और मूवेबल बोन जो गति कर सकती है वो है मैंडिएबल और पटेला। एक आता है सबसे कमजोर हड्डी कौन सी है, तो वीकेस्ट बोन में देखिए आप 2-3 नाम बोल सकते हो, स्टेपिस भी होता है, हायोड भी होता है, क्लेविकल जो मैंने कल जॉय आपको बताया था, मेखला क्लेविकल भी होता है। ये 3-4 नाम है आपके पास जिसमें आप कमजोर बोल सकते हो, लेकिन ये क्वेश्चन ज्यादातर आपके पूछे आते हैं जो मैंने आपको बता दिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं अपन अगले पॉइंट्स की तरफ। तो 7वें नंबर का जो पॉइंट है, अस्थियों का निर्माण करने वाली कोशिका। तो अस्थियों का निर्माण करने वाली कोशिका का नाम क्या है? अस्थियों का निर्माण करने वाली कोशिका का आपके पास नाम है, आपको ध्यान रखना है, ऑस्टियोलाइट कोशिका। ऑस्टियोलाइट कोशिका, ऑस्टियोलाइट सेल। तो अस्थियों का निर्माण किन कोशिकाओं द्वारा होता है? ऑस्टियोलाइट कोशिका द्वारा होता है। इसीलिए अस्थियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। यह बात ध्यान रखना, अस्थियों के अध्ययन को अपन क्या बोलते हैं? ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। अगली बात, सेकंड नंबर पे, अस्थियां के निर्माण में सहायक विटामिन कौन सा होता है? तो अस्थियों के निर्माण में सहायक विटामिन कौन सा होता है? वो विटामिन होता है विटामिन सी, विटामिन डी। तो विटामिन डी जो होता है वो अस्थियों के निर्माण में सहायक होता है, इंपॉर्टेंट है। और अगर इस विटामिन की कमी हो जाए, इस विटामिन की क्या हो जाए? कमी हो जाए, तो इसकी कमी से बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है? इसकी कमी से अगर विटामिन की कमी हो जाए इस डी की, तो बच्चों में तो रोग हो जाएगा रिकेट्स। रिकेट्स जो हड्डियों से ही संबंधित है, इसमें हड्डियां कमजोर हो जाती है, तो रिकेट्स रोग, जिसको अपन सूखा रोग भी कहते हैं, हड्डियां इसमें कमजोर हो जाती है, तो बच्चों में विटामिन डी की कमी से अस्थियों संबंधित ही रोग होता है रिकेट्स, जिसको सूखा रोग बोलते हैं। और वयस्कों में भी ये रोग हो जाता है। वयस्कों में हड्डियों के कमजोर होने को क्या बोलते हैं? विटामिन डी की कमी से जो रोग होता है वो क्या कहलाता है? उसको अपन बोलते हैं ऑस्टियोमेलेशिया। ऑस्टियोमेलेशिया, ये ध्यान रखना। आप देखिए नाम पूछे जाते हैं, वयस्कों में कौन सा रोग होता है कमी से, तो क्या बोला मैंने? अस्थियों का निर्माण ऑस्टियोलाइट कोशिका से होता है। और विटामिन कौन सा सहायक होता है? विटामिन डी। अगर इसकी कमी हो जाए तो बच्चों में तो होता था, टाबरों में तो रिकेट्स यानी सूखा रोग, और वयस्कों में कौन सा होता है? ऑस्टियोमेलेशिया। चलिए अगली बात, नेक्स्ट। अब देखिए अगला है आपके पास कि अस्थियां जो होती है आपके पास, अस्थियों के अंदर अगर छिद्र हो जाए, हड्डियों के अंदर छेद हो जाए, तो उसको क्या बोलते हैं अपन? हड्डियों में छिद्र को अपन क्या बोलते हैं? तो हड्डियों में छिद्र को अपन बोलते हैं, हड्डियों में छिद्र को अपन क्या बोलते हैं? हड्डियों में छिद्र को अपन बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस, ये ध्यान रखना। पोर यानी रंध्र होता है, छेद होता है, तो हड्डियों में छिद्र को ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट, ये ऐसे क्वेश्चन है जो वन लाइनर है। अस्थियां कौन से उत्तक है? तो अस्थियां ठोस संयोजी उत्तक है। जैसे मैं आपको रुधिर परिसंचरण तंत्र पढ़ाऊंगा तब रुधिर के लिए बताऊंगा, रुधिर एक तरल संयोजी उत्तक है। तो आपके पास अस्थियां क्या है? अस्थियां एक ठोस संयोजी उत्तक है। तो अस्थियां एक ठोस संयोजी उत्तक है,
यानी सॉलिड कनेक्टिव टिश्यू, जो कनेक्ट करता है शरीर के लिए, तो कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं जिनको। ठोस संयोजी उत्तक है, अस्थियां कैसे उत्तक है? ठोस संयोजी उत्तक, यानी आपके पास सॉलिड कनेक्टिव टिश्यू। तो अस्थियों का निर्माण विटामिन डी से होता है, अस्थियों का निर्माण ऑस्टियोलाइट कोशिका से होता है। कमी को अपन रिकेट्स बोलते हैं बच्चों में, और वयस्कों में ऑस्टियोमैलेशिया बोलते हैं। हड्डियों में छिद्र ऑस्टियोपोरोसिस कहलाता है, और यह एक कैसा उत्तक है? ठोस संयोजी उत्तक। बाकी सब मैं आपको बता चुका हूं। अस्थियों का निर्माण कैल्शियम फॉस्फेट से होता है, कैल्शियम फॉस्फोरस के फॉस्फेट से होता है, कैल्शियम और फॉस्फोरस के यौगिक से। अस्थियों में प्रोटीन ओसिन प्रोटीन होता है, ये सब मैं आपको बता चुका हूं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट अस्थियों से संबंधित आपके खत्म हुए, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिएगा फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखते हैं इसके आगे नेक्स्ट। देखिएगा फ्रेंड्स, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि आपसे अगर कोई एक चीज पूछ ले कि आप जब भी कटके, जो आप कटका सुना होगा आपने, हाथों के अंदर आप उंगलियों को दबाते हो तो चटकने की आवाज आती है, वो चटकने की आवाज क्यों आती है? अगर किसी को पता हो तो आप आंसर सोच सकते हैं इसके बारे में कि हाथों को जब भी अपन चटकते हैं, ये उंगलियों को यूं करेंगे तो आवाज आती है चटकने की, वो आवाज किस कारण आती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, आपसे कभी भी पूछा भी जा सकता है। तो इसके लिए एक चीज ध्यान रखना, मैं आपको एक पॉइंट बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट है, इन अस्थियों से संबंधित ही है। तो ध्यान रखना कि हाथों की जो हड्डियां होती है, अस्थियां होती है, हाथों की अस्थियां, ये देखो हाथों की अस्थियों के बीच में, क्योंकि 3 अस्थियां पाई जाती है एक अंगुली के अंदर, तो इन अंगुलियों की अस्थियों के बीच में एक द्रव भरा होता है, और उस द्रव का नाम है साइनोवियल द्रव। तो हाथों की अस्थियों के बीच में साइनोवियल लिक्विड भरा होता है। क्या भरा होता है? साइनोवियल द्रव भरा होता है। और इस साइनोवियल द्रव के अंदर क्या होते हैं आपके पास? एक तो नाइट्रोजन गैस के, किसके? आपके पास नाइट्रोजन गैस के, और आपके पास CO2 गैस के क्या भरे होते हैं? बुलबुले भरे होते हैं। तो अस्थियों के अंदर क्या पाया जाता है? साइनोवियल द्रव पाया जाता है। अंगुलियों की जो अस्थियां होती है उनके मध्य साइनोवियल द्रव भरा होता है, जिनके अंदर नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है, जिनके बुलबुले भरे होते हैं। ये नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बुलबुले भरे होते हैं। अब जैसे ही आप इसको चटकाते हो तो ये बुलबुले फूट जाते हैं और आपको चटकने की क्या आती है? आवाज आती है। लेकिन एक चीज आप ध्यान रखना फ्रेंड्स, ऐसा करना दोस्तों बहुत ही ज्यादा खराब है, ये आदत खराब है जो सोचते हैं कि मजे आते हैं चटकने में। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, अगर आप एक बार चटको और हाथों हाथ चटकाने का प्रयास करो तो नहीं आती आवाज। क्यों? क्योंकि वो बुलबुले बनने में टाइम लगता है, फिर थोड़ी देर बाद करोगे आप तब आपको वापस आएगी आवाज। लेकिन इससे क्या होता है, धीरे धीरे ये साइनोवियल द्रव खत्म होता जाएगा। आप जैसे जैसे चटक, क्योंकि साइनोवियल द्रव से बनेंगे बुलबुले, और ये साइनोवियल द्रव खत्म हो जाएगा तो फिर अस्थियों के बीच में घर्षण बहुत ज्यादा हो जाएगा और फिर आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए चटकाने की जो आपकी क्रियाएं हैं उनको बंद करें, ठीक है ना? ऐसा नहीं करना है आपको, ऐसा करना नहीं है क्योंकि ये घातक हो सकता है आपके लिए। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, ये अस्थियां हमारी पूरी हुई, हड्डियों के बारे में हमने पूरा पढ़ लिया। अब अपन बात करते हैं एक और नई चीज जिनका नाम है आपके पास उपास्थियां, कार्टिलेज। अब अपन बात करेंगे उपास्थियां यानी कार्टिलेज के बारे में। कार्टिलेज, उपास्थियां। अब देखिएगा फ्रेंड्स, उपास्थियां कार्टिलेज क्या होती है? तो देखिएगा कार्टिलेज के बारे में, उपास्थियां क्या होती है? उपास्थियां आपके पास ऐसी छोटी छोटी हड्डियां होती है जो आपके पास, जिनके जुड़ने से एक बड़ी हड्डी बनती है। तो छोटी छोटी हड्डियों को अपन क्या बोलते हैं? उपास्थियां बोलते हैं, जो अस्थियों के जॉइंट पे पाई जाती है, ठीक है ना? अस्थियां जहां पे जॉइंट होती है और हर अस्थि के ऊपर एक क्या पाई जाती है? उपास्थियां। तो बेसिकली आप इनको बोल सकते हो छोटी छोटी अस्थियां। क्या बोल सकते हो इनको? आप इनको बोल सकते हो छोटी छोटी अस्थियां। तो उपास्थियों को आप बोल सकते हो छोटी छोटी अस्थियां, जो आपके पास कहां पाई जाती है? ये हर अस्थि के ऊपर जो जॉइंट होता है वहां पे हर अस्थि के ऊपर पाई जाती है, ठीक है ना?
तो हर जॉइंट के ऊपर पाई जाती है। नेक्स्ट आपके पास उपास्थियां जो होती है वो किन कोशिकाओं से निर्मित होती है, तो उपास्थियों की कोशिका क्या होती है, तो आप ध्यान रखना उपास्थियों की कोशिका होती है कॉन्ड्रिया। कॉन्ड्रिया कोशिका से मिलकर आपके पास उपास्थियों का क्या होता है निर्माण, अस्थियों का निर्माण मैंने आपको बता दिया था ऑस्टियोक्लास्ट, और कोशिका का और उपास्थियों का निर्माण कॉन्ड्रिया कोशिका से होता है। इसीलिए उपास्थियों के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, उपास्थियों के अध्ययन को हम कॉन्ड्रियोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, हम उपास्थियों के अध्ययन को कॉन्ड्रियोलॉजी कहते हैं। तो उपास्थियों का अध्ययन कॉन्ड्रियोलॉजी कहलाता है, ठीक है ना, ये हमें ध्यान रखना है। अब ये आपको बातें पता होना चाहिए। उपास्थियां छोटी छोटी अस्थियां होती है, लोकेशन जॉइंट के, जहां पे जॉइंट होता है, अभी आगे अपन जॉइंट पढ़ेंगे, वहां पे हर अस्थि के ऊपर पाई जाती है। इनकी कोशिका कॉन्ड्रियो कहलाती है और अध्ययन क्या कहलाता है, कॉन्ड्रियोलॉजी कहलाता है। तो ये हमें ध्यान रखना है, ये उपास्थियों के बारे में है, छोटी छोटी अस्थियां होती है। चलिए अब देखिएगा फ्रेंड्स, ये उपास्थियां भी आपके पास कंप्लीट हुई, कार्टिलेजेस भी कंप्लीट हुई। अब इसके बाद में अपन नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक आज का जो अपना रहेगा वो रहेगा जॉइंट्स। ये जॉइंट्स क्या होते हैं इनके बारे में हमें पढ़ना है। जॉइंट्स जिनको अपन क्या बोलते हैं, संधियां। जॉइंट्स जिनको अपन बोलते हैं संधियां। अब देखिएगा ये संधियां क्या होती है, तो देखिएगा मित्रों, संधियां जो होती है, संधियां आपके पास वो स्थान होते हैं जहां पे अस्थियां मिलती है। तो अस्थियां जहां पे मिलती है उस स्थान को क्या कहते हैं, अपन जॉइंट कहते हैं। और हर अस्थि जहां पे अस्थियां मिलती है उस हर अस्थि पे एक उपास्थि की क्या बनी होती है, परत बनी होती है। ये हमें ध्यान रखना है। तो जॉइंट्स क्या होता है, अस्थियों का जुड़ाव, तो अस्थियों का मिलना, जहां पे अस्थियों का क्या होता है आपके पास मिलन होता है, ये आप बोल सकते हो। अस्थियों का मिलन जहां पे होता है वहां पे जॉइंट्स पाए जाते हैं। और अस्थियां जहां पे मिलती है वहां पे गुहा पाई जाती है, एक गुफा सी बन जाती है इस संधि की, और उस गुफा को अपन क्या बोलते हैं, साइनोवियल गुफा। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, उसको अपन साइनोवियल गुफा बोलते हैं, साइनोवियल गुहा बोलते हैं। और इसी साइनोवियल गुहा के अंदर क्या पाया जाता है आपके पास, साइनोवियल द्रव पाया जाता है। तो इसी गुफा के अंदर, इसी गुहा के अंदर क्या पाया जाता है, साइनोवियल द्रव पाया जाता है। तो जॉइंट्स क्या होते हैं, जॉइंट्स जहां पे अस्थियों का मिलन होता है, हर अस्थि के ऊपर एक उपास्थि पाई जाती है जहां पे जॉइंट होता है, और इन जॉइंट के आधार पे यहाँ पे गुहा बन जाती है जिसको अपन साइनोवियल गुहा बोलते हैं, और जिसके अंदर क्या भरा रहता है, साइनोवियल द्रव भरा रहता है। तो इतनी बात मेरे हिसाब से आपको समझ में आई होगी। चलिए अब अपन नेक्स्ट देखते हैं कि जॉइंट के प्रकार क्या होते हैं। तो देखिए ये जो जॉइंट होता है, ये जो संधि होती है, ये संधि दो प्रकार की होती है। संधि आपके पास दो प्रकार की होती है। एक तो होती है अचल संधि, अचल संधि जिसको अपन बोलते हैं अमोबाइल जॉइंट, और एक होता है आपके पास चल संधि जिसको अपन बोलते हैं, चल संधि जिसको अपन बोलते हैं मोबाइल जॉइंट। तो एक तो होता है आपके पास अचल संधि और एक होता है चल संधि। अचल यानी जो कंप्लीटली मूव नहीं कर पाती, जो मूव नहीं कर पाती, जो चल नहीं पाती, जिनकी गति संभव नहीं है वो अचल होती है, और जिनकी गति संभव होती है वो क्या होती है, चल संधियां होती है, मोबाइल जॉइंट होते हैं। और ये मोबाइल जॉइंट भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो पूर्ण होते हैं और एक होते हैं आपके पास अपूर्ण। तो पूर्ण होते हैं और एक क्या होते हैं, अपूर्ण। एक तो कंप्लीट होते हैं और एक होते हैं इनकम्प्लीट संधि, इनकम्प्लीट जॉइंट। तो ये इनका डिवाइडेशन है, इनको अपन को विस्तार रूप से पढ़ना है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन विस्तार रूप से पढ़ते हैं इन्हें। चलिए दोस्तों, अब अपन सबसे पहला पढ़ते हैं अपूर्ण संधि, यानी अपूर्ण संधि पढ़ते हैं सबसे पहला, इनकम्प्लीट अपूर्ण संधि, सॉरी अपूर्ण संधि, अचल संधि पढ़ते हैं सबसे पहले। अचल संधि, अमोबाइल जॉइंट, अचल संधि। अब देखिएगा दोस्तों, अचल संधि क्या होती है। अचल संधि अमोबाइल जॉइंट जो गति ना कर पाए। तो सबसे पहला पॉइंट, ऐसे जॉइंट जो गति ना कर पाए, जो गति ना कर पाए वो जॉइंट क्या कहलाते हैं आपके पास,
अचल संधि कहलाती है। ऐसे जॉइंट हमारे जो गति ना कर पाए कौन कौन से होते हैं? एग्जाम्पल, एक तो हमारे जो कपाल वाले होते हैं, कपाल के जो जॉइंट होते हैं 8 हड्डियों के, कपाल वाली 8 अस्थियों के जो जॉइंट होते हैं वो आपके पास गति नहीं कर पाते, ये हमें ध्यान रखना है। दूसरा आपके पास आपका जो पसलियां होती है, रिब्स और पसलियां, और आपके पास स्ट्रनम का जो जॉइंट होता है, स्ट्रनम चेस्ट वाली हड्डी, इनका जो जॉइंट होता है वो भी आपके पास गति नहीं कर पाता, जो पसलियां और स्ट्रनम का जॉइंट होता है। तो ये दोनों जॉइंट इसके एग्जाम्पल है जो गति नहीं कर पाते। तो अचल संधि क्या होती है? अमोबाइल जॉइंट जो गति ना कर पाए। और कौन कौन से एग्जाम्पल है? कपाल की जो 8 अस्थियों का जॉइंट होता है और पसलियों और स्टर्नम का जो जॉइंट होता है वो गति नहीं कर पाता। चलिए अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, तो नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं चल संधि यानी मूवेबल जॉइंट। चल संधि, सेकंड चल संधि मोबाइल जॉइंट जिसको अपन बोलते हैं। और चल संधि आपके पास जो चल पाती है, 2 प्रकार की होती है चल संधि। सबसे पहली है आपके पास चल संधि के अंदर फर्स्ट जो हमें पढ़नी है वो पढ़नी है कंप्लीट यानी पूर्ण चल संधि, कंप्लीट मोबाइल जॉइंट, पूर्ण चल संधि, ये आपके पास सबसे फर्स्ट है। अब देखिएगा कंप्लीट क्या होती है। कंप्लीट क्या होती है? जो पूरी तरीके से गति कर सकती है वो क्या कहलाती है? कंप्लीट कहलाती है, पूर्ण कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, यानी मैं बोलूं जो पूर्ण रूप से क्या कर पाए, जो पूर्ण रूप से गति कर पाए, पूर्ण रूप से गति कर पाए वो क्या कहलाती है? चल संधि कहलाती है। ये हमें ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल, सारे जॉइंट आपको याद रखने हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला जॉइंट हमें ध्यान रखना है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। आपसे पूछा जा सकता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट किस किस के बीच में पाया जाता है? कंधे और कमर के बीच में। कंधा और कमर, कंधा और कमर दोनों में जो जॉइंट होता है वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है, कंधे में भी और कमर में भी। नाम याद रखने, बस मेरा काम इसमें कुछ नहीं है, आपका काम नाम याद रखना है। एक होता है हिंज जॉइंट, हिंदी में भी नाम इनका यही है, हिंज जॉइंट, हिंज संधि, हिंदी में भी नाम यही है, बॉल और सॉकेट संधि, हिंज संधि। हिंज संधि आपके पास कहाँ पाई जाती है? हिंज संधि पाई जाती है आपके पास एक तो कोहनी में, एक तो कोहनी में आपके पास, और एक कहाँ पाई जाती है आपके पास? घुटने में। तो कोहनी और घुटने में जो संधि होती है वो कौन सी संधि होती है? हिंज संधि होती है। और इंपॉर्टेंट बात, ये जो संधि होती है ये एक दिशीय होती है। कैसी होती है दोस्तों? एक दिशीय, यूनिडायरेक्शन। मतलब आप ये कोहनी है, कोहनी को एक तरफ ही मूव करा सकते हैं, ऐसे थोड़ा ना इसको नीचे ले जा सकते हैं भाई, इसको तोड़ के नीचे ले जा नहीं सकते, एक तरफ ही गति करेगा, ये दूसरी तरफ गति नहीं करेगा। आप सोचो ये कर तो रहा है, ये तो नीचे जा रही है, पूरा थोड़ा ना जा सकता आपके पास, इसको तोड़ के यूं वापस थोड़ा ना ला सकते हो, नहीं ला सकते। तो ये एक तरफ ही गति करता है, तो इसलिए एक दिशा। ऐसे घुटना है आपका, घुटना भी एक ही तरफ गति करता है, आप इसको तोड़ के ऊपर नहीं ला सकते, तो ये हिंज जॉइंट होता है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर अपन और जॉइंट्स की बात करते हैं। चलिए दोस्तों, तो ये पूर्ण रूपेण से गति करने वाले जॉइंट हैं। तीसरा जॉइंट जिसको अपन बोलते हैं खूंटी संधि, खूंटी संधि, खूंटी संधि जिसको बोलते हैं पायोवेट जॉइंट, खूंटी संधि, पायोवेट जॉइंट। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये गर्दन का होता है। गर्दन का जॉइंट कहाँ पाया जाता है? गर्दन का जॉइंट। और ये पूछा गया प्रश्न है, इसको अपन यस या नो का जॉइंट भी बोलते हैं। यस या नो का क्यों बोलते हैं? क्योंकि अपन किसी भी बात का जवाब देना होता है गर्दन से ही बोलते हैं, हाँ और ना, ऐसे बोलते हैं ना, यस या नो। तो ये जो जॉइंट होता है यस और नो का, इसको अपन क्या बोलते हैं? खूंटी संधि बोलते हैं। यानी गर्दन का जॉइंट जो होता है उसको खूंटी संधि या यस या नो का जॉइंट बोलते हैं, क्योंकि गर्दन का यूज करते हैं अपन यस या नो बोलने के अंदर। चलिए नेक्स्ट आपके पास, नेक्स्ट जो है वो है ग्लाइडिंग, ग्लाइडिंग जॉइंट। ग्लाइडिंग जॉइंट जिसको हिंदी में बोला जाता है विसर्पी संधि। देखिए इंग्लिश में भी नाम याद रखना, पूछे जा सकते हैं, विसर्पी संधि, ग्लाइडिंग जॉइंट। और ये ग्लाइडिंग जॉइंट आपके पास कहाँ पाया जाता है? आपकी कलाई में, आपकी कलाई में या फिर आपके एडी के अंदर जो जॉइंट होता है वो विसर्पी संधि होती है, यानी
ग्लाइडिंग जॉइंट होता है। एक आपका होता है लास्ट सैडल जॉइंट, सैडल। और सैडल जॉइंट क्या होता है? सैडल जॉइंट आपका, सैडल को हिंदी में भी सैडल ही बोलते हैं। सैडल जॉइंट आपका अंगुलियों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? अंगुलियों में पाया जाता है, अंगुलियों में पाया जाता है। तो ये 5 प्रकार के जॉइंट है, आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए। मैंने क्या बोला? खूटी संधि गर्दन में, यस या नो का। ग्लाइडिंग जॉइंट विसर्पी संधि कलाई और एडी में, और सैडल जॉइंट अंगुलियों में। आप इसका स्क्रीनशॉट लें। चलिए दोस्तों, ये हमने पूर्ण चल संधि पढ़ी। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे अपूर्ण, इनकंप्लीट, अपूर्ण चल संधि, अपूर्ण चल संधि, इनकंप्लीट। अब देखिए अपूर्ण क्या होती है? अपूर्ण होती है जो कंप्लीटली मूव नहीं कर सकती, पूर्ण रूप से गति नहीं कर सकती, कुछ कुछ गति कर सकती है, तो कंप्लीट मोशन नहीं कर सकती। जो पूर्ण रूप से गति नहीं कर सकती, कंप्लीट गति नहीं कर सकते, ऐसे जॉइंट क्या कहलाते हैं? आपके पास अपूर्ण चल संधि कहलाते हैं। अब कौन कौन से? जो आपके मैंने कशेरुकाएं बताई थी आपको, एग्जाम्पल याद रखना। कशेरुकाएं, वर्टिब्रिटीज बताई थी आपके पास। कौन सी कशेरुकाएं? जो मैंने आपको एक बताया कि एक्सिल जो आपका वो होता है, कोएक्सल जो आपका मेखला होती है, जिसमें जो श्रेणी मेखला के अंदर आती है, कोएक्सल पैरों को जोड़ने वाली मेखला, श्रेणी मेखला, कोएक्सल मेखला, वो आपके पास कोएक्सल 3 प्रकार की अस्थियों से मिलकर बनी होती है। एक तो कौन सी होती है आपके पास? मैंने बताया था इलियम, एक तो बताया था इलियम, क्या बताया था मैंने? एक तो इलियम बताया था। एक आपको क्या बताया था मैंने? इलियम के बाद में मैंने बताया था इलियस, इलियम के बाद में इलियस, और एक बताया था मैंने आपको प्यूबिस। ये 3 मैंने आपको क्या बताए थे? ये मैंने आपको बताए थे कि कोएक्सल जो आपकी संधि होती है, सॉरी कोएक्सल जो आपकी ग्रिडल होती है, मैंने आपको श्रेणी मेखला पढ़ाई थी, उसके अंदर ये बताया था कि कोएक्सल जो आपकी होती है मेखला, वो अस्थि जो होती है 3 छोटी छोटी अस्थियों से मिलकर बनी होती है, इलियम और इलियस और आपके पास प्यूबिस। ये 3 छोटी छोटी अस्थियों से मिलकर बनी होती है, और इन तीनों के अंदर जो जॉइंट होता है वो आपका अपूर्ण चल संधि होता है। इनकम्प्लीट कोएक्सल आपके पास क्या होता है? इनकम्प्लीट नोड होता है। ये हमें ध्यान रखना है। चलिए तो फ्रेंड्स, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। नहीं वो बोल रहा हूं। चलिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट, लास्ट है ये। देखिए हमने ये पूरा कर लिया है चैप्टर, ठीक है ना फ्रेंड्स। अब देखिए, मैंने बोला आपको, एक बार वापस रिपीट करता हूं कि जो संधि होती है आपके पास, जो जॉइंट होता है वो 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक तो मैंने बताया आपको चल संधि यानी मूवेबल, और एक अचल संधि। चल संधि में मैंने आपको 2 प्रकार के बताए, एक तो है आपके पास पूर्ण और एक होती है अपूर्ण। पूर्ण जो कंप्लीट रूप से मोशन कर सके, सारे बता दिए मैंने आपको, जॉइंट 5 याद रखने। अपूर्ण जो आपके पास तो पूर्ण रूप से गति ना कर सके, और इसमें आता है आपके पास जो श्रेणी मेखला का कोएक्सल होता है, ठीक है ना। कोएक्सल श्रेणी मेखला जो जोड़ती है हमारे पैरों को, उसके अंदर 3 छोटी छोटी अस्थियों से मिलकर बना होता है, इलियम और इस्चियम। ये इस्चियम है आपके पास, इलियम, और ये आपके पास है इस्चियम, इलियम, इस्चियम, और आपके पास प्यूबिस। ये 3 से मिलकर बना होता है छोटी छोटी अस्थियों से। इनका जो जॉइंट होता है वो भी अपूर्ण आपके पास चल संधि के अंदर आता है। और फिर मैंने बताया था आपको अचल संधि जो मूव नहीं कर सकती। इस तरीके से आपका ये टॉपिक खत्म हुआ, संधि वाला, जॉइंट वाला और अस्थि वाला। तो ये कंकाल तंत्र का पूरा एक भाग आपका समाप्त हो चुका है। अब अपन अगले वीडियो के अंदर फ्रेंड्स मांसपेशियों के बारे में पढ़ेंगे, मसल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। अगली वीडियो के अंदर पर मांसपेशियां पढ़ेंगे, पूरी मसल्स पढ़ेंगे। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और पास में जो बेल आइकन है उसको जरूर दबाइएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।